हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 कैश फ्लो सिस्टम का स्टेटमेंट। चैप्टर 1 जो हमने शेयर का किया, चैप्टर 2 हमने डिबेंचर का किया, चैप्टर 5 हमने कैश फ्लो का किया। इसी तरीके से चैप्टर 6 है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। इसमें से 1 एमसीक्यू भी आता है, 1 सेंटेंस क्वेश्चन भी आता है और 4 मार्क्स का सम भी आप पूछा जाता है। तो ये स्टेटमेंट है वो आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, है ना। वैसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, तो वो आप सबको पता है कि वो अकाउंट है, वो स्टेटमेंट नहीं है। और केस के बारे में मैं आपको पहले से ही आपको पता है कि केस क्या है। आपको पता है ना, जब मैं आपको पूछूंगी कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आपके पास जितने पॉकेट में कैश होंगे ना, आप वही बताओगे कि मैडम हमारे पास इतने कैश है, मतलब कैश ऑन हैंड है ना। आप ये नहीं बोलोगे कि मैडम हमारे पास इतनी कार है, मैडम हमारे पास इतनी असेट है और हमारे पास इतने बाइक है, आप ये नहीं बोलोगे, राइट। आपके पास कैश ऑन हैंड कितने हैं आप वही बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपीज है, इसका आप डिपॉजिट बैंक में भी कर सकते हो, आप शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। आप किसी में भी इन्वेस्ट करके आप रिवॉर्ड ले सकते हो, मतलब अर्निंग कैश कर सकते हो, राइट। तो ये है कैश फ्लो, राइट। तो यहाँ पर जो आज मैं सिखाने जा रही हूँ, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। Under Section 240 of Company Act 2013, the cash flow statement is included in the definition of a financial statement. तो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर कैश फ्लो का मतलब क्या है वो आपको मैं बताती हूँ। देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। Here Here is cash flow means a receipt payment of cash and cash equivalent. आपको पता है कि ये कैश फ्लो जो हम बता रहे हैं वो रिसिप्ट पेमेंट है, कि हमारे पास रिसिप्ट मतलब इनकम कितनी है और हमारे पास पेमेंट मतलब एक्सपेंस कितना है, वो कैश और इक्विवेलेंट हमें दिखाना है। और ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच कैश और इक्विवेलेंट इंक्रीज इज नो एज अ कैश इनफ्लो। जो इंक्रीज होता है उसको बोला जाता है इनफ्लो। और ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच कैश और कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज इज नो एज अ कैश आउटफ्लो। समझ में आया कि कैश फ्लो 2 टाइप के होते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। जो हमारे पास ट्रांजेक्शन से इनकम इंक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, और जिस ट्रांजेक्शन से हमारे पास इनकम डिक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं आउटफ्लो। तो इसका फॉर्मेट किस तरह से लिखा जाता है वो आज हम सीखेंगे। द डिफरेंस ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश इनफ्लो इज कॉल्ड एज नेट कैश फ्लो। दिस डिफरेंसेस कैन बी फॉलो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कैश इनफ्लो, हमारे पास 1 लाख है, राइट। उसमें हम क्या करेंगे, नेट कैश आउटफ्लो 85। तो अभी हमारे पास जो बचा है वो नेट कैश इनफ्लो है ना। और ये जो 15,000 है उसमें से भी देखो यहाँ पर मैंने लिखा कैश इनफ्लो 85,000, उसमें से हम अगर लेस करते हैं कैश आउटफ्लो 1 लाख, तो हमारे पास नेट कैश आउटफ्लो आएगा। आप समझ रही हो, ये दोनों जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें मैं इनफ्लो और आउटफ्लो बताती हूँ। तो हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इनफ्लो बताते हैं, और हमारा जो एक्सपेंस बढ़ता है तो हम आउटफ्लो बताते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये मैंने आपको कैश फ्लो का मीनिंग क्या है, कितने टाइप है, किस तरह का फॉर्मेट है, वो आपको सिखा रही हूँ। उसके बाद कैश, तो कैश का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कैश मीन्स कैश ऑन हैंड और बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी आपका कैश ही है, क्योंकि आप जब चाहे वो उठा सकते हो, राइट, और उसको यूज कर सकते हो। उसी तरीके से कैश इक्विवेलेंट मीन्स फर्स्ट हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो ये इक्विवेलेंट है, उसको हम हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, such investment which can be quickly and with a accurate estimated price convertible into cash। मतलब हम जिसको भी तुरंत ही वो कैश में कन्वर्ट कर सके, है ना। टू इन्वेस्टमेंट इन विच द रिस्क ऑफ चेंजेस इन द प्राइस इज वेरी रेयर। फर्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी हैविंग अबाउट स्टेटेड फीचर्स।
ये गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हम उसमें कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर केस फ्लो स्टेटमेंट, थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एंड डिस्क्लोज इन केस फ्लो स्टेटमेंट। केस फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है वो ये मैं बता रही हूँ कि डिस्क्लोज इन केस फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है, राइट। थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर इन डिस्क्लोज इन केस फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। There can be cash inflow and or cash outflow in each activity. The opening balance of cash and cash equivalent is added to cash flow generated through these three activities. ये ओपनिंग बैलेंस की बात है, ये ओपनिंग बैलेंस से ही हमें स्टार्ट करना है। At the end, whatever the amount would arrive will be closing balance of cash and cash equivalent. Cash flow generated from these activity can be positive or negative, right? ये इसमें इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। तो देखो ये मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रही हूँ, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ केस फ्लो एक्टिविटी। अगर इसके सम के 4 मार्क्स का सम करना है तो उससे पहले हमें ये थियरी करनी कंपलसरी है। तो देखो यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पर्टिकुलर देखो ये लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, इसके साथ ही इस तरह से हमें दो साथ में दिया गया है, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो डेबिट साइड मैंने लिखा है ओपनिंग स्टॉक, परचेस एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन कैश, राइट। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड एप्रोप्रिएशन, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है देखो विल बी एडेड टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। तो जब ये क्रेडिट साइड का टोटल इंक्रीज होता है तो वी गेटिंग अ प्रॉफिट, एंड डेबिट साइड का टोटल इंक्रीज होता है तो वी गेटिंग अ डिक्रीज, मतलब लॉस, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस शीट कैश फ्लो में किस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहाँ पर की जाती है। तो देखो बैलेंस शीट इक्विटी, लियाबिलिटी और असेट, है ना। तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लियाबिलिटी, फाइनेंस एक्टिविटीज, और यहाँ पर दिया गया है करंट लियाबिलिटी और नॉन करंट असेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो ये बैलेंस शीट में कैश फ्लो किस तरह से किया जाता है वो मैंने आपको बताया, राइट। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इन केस फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटी और स्पेसिफिक पीरियड आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट। किस तरह से हमें पता चलेगा कि इस तरह से यहाँ दिया गया है। तो देखो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये मैं सिर्फ थियोरी में आपको बता सकती हूँ, मगर प्रैक्टिकल आपको ध्यान रखना है। जैसे हम सम करेंगे आपको मैं बताऊंगी कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और कौन कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ये चैप्टर में ये जानना बहुत जरूरी है, तो ही आप सम कर पाओगे, राइट। तो देखो यहाँ पर मैं पहला जो बताने जा रही हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये देख लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या, राइट। ऑपरेटिंग मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड विच एक्टिविटी इंक्लूडेड इन अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। Operating activity are activities that emerge from profit and loss statement.
समझ में आया। वैसे हमने पहला जो 5th चैप्टर किया था रेशियो, उसमें हमने ये ढूंढा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आ सकते हैं, है ना। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आर क्लासिफाइड फॉर द एक्टिविटी इन दिस contains operating expenses related. Discussion is done in the previous chapter of ratio. Analyze operating profit is computed as follows, है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें फॉलो करनी है, मगर उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस टू अर्न इनकम। अब देख सकते हो ना, आप देख सकते हो, और ये मैं भी समझा रही हूँ कि अगर हमें अर्न इनकम करनी है, इनकम अर्न करना है, पैसे कमाने हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे लिए बिजनेस में मेन एक्टिविटी काउंट की जाती है। इसी तरीके से उसकी डेफिनेशन आपको दी गई है। देखो वापिस मैं आपको ये बता रही हूँ, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस टू अर्न इनकम which are neither investing activity nor financing activity। समझ में आया। which are neither investing activity nor financing activity, right। These are those activities on the basis of which main income of the business is created। ये मेन इनकम है बिजनेस के लिए। जो हम बिजनेस करेंगे तो हमें कोई भी बिजनेस बिना इनकम के चल सकता नहीं है, और अगर कोई हम एक्टिविटी करते हैं तो ही उसको बिजनेस बोला जाता है। The identification of operating activity is determined on the basis of nature of industry of a business unit। The identification of operating activity of each business is based on the nature of business। The discussion is a pertaining to main activity of income generation। For example, trading company। ट्रेडिंग, है ना। जैसे आपको पता है कि ट्रेडिंग कंपनी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ। ट्रेडिंग कंपनी फॉर द काइंड ऑफ कंपनी एक्टिविटी ऑफ परचेज सेल ऑफ गुड्स आर मेन एक्टिविटी ऑफ इनकम जनरेशन। आपको पता है ना, ट्रेडिंग कंपनी है सिर्फ परचेज, गुड्स परचेज और सेलिंग का ही काम करती है, राइट। इंश्योरेंस कंपनी फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी प्रीमियम इनकम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम मेन एक्टिविटी ऑफ इनकम जनरेशन। आपको पता है ना, ये इंश्योरेंस कंपनी उसका मेन काम है प्रीमियम लेना और क्लेम को देना, वही उसमें से ही वो इनकम क्रिएट करते हैं, राइट। उसी तरीके से बैंक का क्या काम है, तो बैंक फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस लीडिंग of loan and acceptance of deposit are a main activity of income generation, है ना। तो यहाँ पर बैंक का मेन काम क्या है कि जो हमारे डिपॉजिट है वो रिसीव करते हैं और किसी को वो लेंड करते हैं, मतलब वो देते हैं और उस पर वो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं और उसके बेस पर ही वो इनकम क्रिएट करते हैं, राइट। जनरली बाय डिवाइडिंग फ्रॉम अ कंपनी इनटू टू कैटेगरीज क्लियरली कैन बी ऑब्टेन नॉन फाइनेंस कंपनी एंड फाइनेंस कंपनी। देखो यहाँ पर वापिस मैंने दो कैटेगरीज बताई है कंपनी के लिए। जैसे हम पहले से जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ पर मतलब लिमिटेड और नॉन लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कैटेगरीज आपको बताई है नॉन फाइनेंस कंपनी, क्योंकि हम ये केस फ्लो कर रहे हैं, राइट। फाइनेंस कंपनी द केस फ्लो emerging given the operating activity of both the types of companies can be narrated as under। तो कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नॉन फाइनेंस है और कौन सा फाइनेंस है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपके लिए जानना जरूरी है, राइट। तो फॉर ए नॉन फाइनेंस कंपनी इनकम मतलब जो भी इनकम और पेमेंट जो हमारी नॉन फाइनेंस कंपनी है वो हमें यहाँ पर सीखना है। इनकम रिसीव फ्रॉम अ सेल और गुड्स और सर्विसेज, इनकम रिसीव फ्रॉम कमीशन और रॉयल्टी, any other income which is not arise from investing activity, collection from debtors and bill receivable, payment for purchase same। जो हमने सेल में किया है उसी तरीके से हम पेमेंट में भी यही करेंगे। पेमेंट फॉर परचेस ऑफ गुड्स सर्विसेज,
payment to creditors and for bill payable, salary, wages or any amount paid employees, for example bonus, sales distribution expenses, receipt of income tax refunds or payment of tax on other than investing and financing activity। देखो ये मैंने आपको बताया है नॉन फाइनेंसिंग, ये मैंने आपको बताया है नॉन फाइनेंसिंग। और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंस कंपनी कौन सी है, वो है परचेज ऑफ सिक्योरिटी, है ना, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट लोन, सेल सिक्योरिटी, interest received on security interest received on lended loan, salary or amount paid the employee, for example bonus, receipt of income tax refund or a payment of tax on other than investing and financing activity। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस है और यहाँ पर डिपॉजिट रिसीव और लेन की गई है वो है ना। तो ये नॉन फाइनेंस कंपनी है और ये फाइनेंस जो उसका फाइनेंस क्रिएट करना चाहती है ना। फॉर एग्जांपल बैंक, वो फाइनेंस कंपनी की तरह ही होती है कि उसमें से ही वो इनकम रिसीव करती है, राइट। तो ये मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया है वो आपको क्वेश्चन में यूज करना है, सम में यूज करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मीना कंपनी। तो ये जो हमें ट्रांजेक्शन दिया है उसमें हमें ये लिखना है कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो मतलब ये कौन सा ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, नॉन फाइनेंसिंग है, क्या है ना। तो सैलरी पेड, देखो यहाँ पर फर्स्ट दी गई है सैलरी पेड, हम सैलरी पेड करते हैं, ओके, इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट इसमें डिक्रीज होता है कि लॉस होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये किसमें लिखा जाएगा, ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। उसी तरीके से वेजेस पे, तो वेजेस पे वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, मगर उसमें हमें किसमें दिखाना है, वो ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, राइट। फिर यहाँ पर दिया गया है लोन बोरो, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा लोन बोरो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्योंकि हमने बैंक के पास से लोन ली है, राइट। तो ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी एंड लिएबिलिटी, वो मतलब बैलेंस शीट में बताया जाता है, लिखना हमें बैलेंस शीट में है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है कि वो हमारी लिएबिलिटी है, राइट। डिबेंचर रिडीम्ड नॉन नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखो यहाँ पर भी लोन पर भी ये लिखा है नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिबेंचर में भी लिखा है नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब वो भी हमारी एक लिएबिलिटी है। तो ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी एंड लिएबिलिटी। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डेटर्स आर अराइज फ्रॉम सेल, अगर हम सेल करते हैं तो डेटर्स है वो अराइज होता है, उसके पास से हमें पैसे लेने होते हैं, राइट। सेल्स इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझ में आया। उसी तरीके से पेड फॉर बिल्स पेएबल, है ना, बिल्स पेएबल, अगर हमें किसी के पास से परचेज किया है तो उसको हमें पेमेंट करना होता है, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बिल्स पेएबल अराइज फ्रॉम क्रेडिटर्स, ये अराइज किससे होता है, क्रेडिटर्स से होता है, एंड क्रेडिटर फ्रॉम क्रेडिट परचेज, अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है तो हम क्रेडिटर अराइज करेंगे और क्रेडिटर अराइज होता है तो बिल पेएबल भी आ सकती है, ठीक है। तो परचेज इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। फिर यहाँ पर दिया गया है सेल ऑफ मशीन ऑन सेल, नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये जो है वो असेट है ना, मतलब पीएनएल की जो मैटर है, पीएनएल की मैटर है वो ऑपरेटिंग है, ठीक है। ब्रोकरेज रिसीव्ड, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है, देख सकते हो आप देख सकते हो कि मैं आपको बता रही हूँ कि परचेस ऑफ फर्नीचर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन ऑफ असेट। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट आर असेट, इंटरेस्ट अराइज ऑन इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रांजेक्शन ऑफ असेट। और ये देखो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लोन इज लिएबिलिटी, इट इज अ पेड इंटरेस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ लिएबिलिटी,
ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी एंड लिएबिलिटी। फिर यहाँ पर दिया गया है इनकम टैक्स रिफंड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और उसमें दिया गया है देन नो क्लेरिफिकेशन ऑफ प्रोवाइडेड वेदर इट इज अ रिफंड ऑफ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है वो है कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो आपको क्लासिफिकेशन करना है। और मैंने आपको नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी वो भी आपको सिखाया है, राइट। तो ये केस फ्लो के मैटर में ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अभी मैं दूसरी मैटर आपको सिखाती हूँ, वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अराइज फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑफ असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो ये भी दिखाया गया है कि ये हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो बैलेंस शीट में हम असेट साइड दिखाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मीन्स परचेज सेल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। Case and case equivalent are not included. Long term assets are those assets which are not acquired